गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर जमशेद अनवर है। आई एम ए कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन। आई एम करेंटली वर्किंग एट एस किडनी केयर फुलवारी शरीफ एंड पारस HMRI पटना। आज हम बात करेंगे एडवांस किडनी फेलियर या जिसे हम कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़, इसके मैनेजमेंट के बारे में, और कोशिश करेंगे कुछ ऐसे सवालों का जवाब देने की जो कि हमारे पेशेंट्स हमसे डे टू डे प्रैक्टिस में अक्सर पूछा करते हैं। तो जब भी हमारे पेशेंट्स जो कि लंबे समय से CKD के मरीज हैं और वो अब एडवांस किडनी फेलियर के साथ प्रेजेंट करते हैं, और जब हम उन्हें ये बताते हैं कि अब उन्हें डायलिसिस या अदर फॉर्म ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो जो उनका पहला रिएक्शन ये होता है कि सर हमें डायलिसिस नहीं कराना, हम डायलिसिस नहीं कराना चाहते हैं, आप हमें दवा से ही ट्रीट कीजिए। तो इसमें ऐसा है कि जो CKD की जो बीमारी है वो 5 स्टेजेस में होती है, जो कि किडनी क्रेटिनिन के हिसाब से GFR के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज की जाती है। GFR जब 15 से नीचे आता है उसे हम CKD स्टेज 5 कहते हैं। तो अगर आप स्टेज 5 पे हैं तो भी ये ज़रूरी नहीं कि आपको डायलिसिस या रीनल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। एंड स्टेज रीनल डिजीज़ वो स्टेज है जब आपकी बीमारी अब दवाओं से मैनेज नहीं की जा सकती और आपको किसी न किसी प्रकार के रीनल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ऐसे समय में आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट चॉइस नहीं होती है, ये आपको कराना होगा, क्योंकि अब अगर आपकी जो बीमारी है वो दवाओं से मेंटेन नहीं की जा सकती। तो हम यही पेशेंट को समझाते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, डायलिसिस इज़ नॉट अ चॉइस। वो आपको अब आपके पेशेंट के बेहतर इलाज के लिए डायलिसिस या ट्रांसप्लांट कराना है। अब ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज़ है जो कि इमरजेंसी में नहीं की जा सकती, उसके लिए बहुत सारी तैयारी की ज़रूरत होती है, तो हमें पेशेंट को डायलिसिस में ही लेना पड़ता है। तो अगला उनका जो रिएक्शन होता है कि ठीक है सर, तो क्या डायलिसिस से हमारी किडनी ठीक हो जाएगी? तो ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है। डायलिसिस करने से किडनी ठीक नहीं होती है। किडनी जो आपकी एक बार धीरे धीरे ओवर द टाइम डैमेज हो गई है, जब आप CKD स्टेज 5 पे आ गए हैं, तो डायलिसिस किडनी को ठीक नहीं करती है। डायलिसिस एक वो प्रक्रिया है जिससे हम शरीर का वो काम करते हैं जो कि नॉर्मल इंसान में किडनी करती है। जैसे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स या हार्मफुल मटेरियल जो किडनी नॉर्मली फिल्टर करती है, और चूंकि अब किडनी काम नहीं कर रही है, तो ये प्रक्रिया हम डायलिसिस के थ्रू करते हैं। या जो शरीर में एक्स्ट्रा पानी जमा हो गया है जो कि किडनी नहीं फिल्टर आउट कर पा रही है, उस चीज़ को करने के लिए डायलिसिस की जाती है, ना कि किडनी को ठीक करने के लिए। तो ये बात उनका समझना सबसे ज़रूरी है कि किडनी जो एक बार डैमेज हो गई हैं वो अब ठीक नहीं की जा सकती। उसके लिए एक ही ऑप्शन है, अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराएं। फिर पेशेंट हमारे अक्सर ये पूछते हैं, तो क्या एक बार अगर हमारा डायलिसिस स्टार्ट हो गया तो क्या हमें अब सारी ज़िंदगी डायलिसिस पे रहना पड़ेगा? तो इसका भी जो आंसर है, इट्स नॉट वेरी क्लियर। जैसे डायलिसिस ऐसा नहीं है कि डायलिसिस सिर्फ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में ही की जाती है। कई बार एक्यूट किडनी इंजरी, जो कि एक किडनी फेलियर है बट इट्स अ रिवर्सिबल एंड अ टेम्पररी कंडीशन, वैसे कंडीशन में भी हम पेशेंट्स के डायलिसिस करते हैं, और उस कंडीशन में अक्सर पेशेंट की डायलिसिस बंद हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप एक CKD के पेशेंट्स हैं और अब आपकी किडनी अब बिल्कुल काम नहीं कर रही है, वैसे में अगर आपको डायलिसिस की सलाह दी जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अब अपनी पूरी लाइफ डायलिसिस पे रहना है, या फिर अगर आप ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल हैं तो आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। नहीं तो फिर आपको अपनी सारी ज़िंदगी डायलिसिस पे ही रहना है। तो ये बात कि हाँ, एक बार डायलिसिस होने का मतलब पूरी ज़िंदगी, ये हमेशा के लिए सही नहीं है। अगला, हमारे पेशेंट अक्सर हमसे ये पूछते हैं, तो क्या हमें डायलिसिस महीने में एक बार कराना होगा या हफ्ते में एक बार कराना होगा? तो देखिए, डायलिसिस मेनली 2 टाइप्स की होती है। एक होता है हीमोडायलिसिस और एक पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेशेंट्स किसी हॉस्पिटल या डायलिसिस सेंटर में जाते हैं। उसमें मशीन के द्वारा हम पेशेंट्स के ब्लड को एक आर्टिफिशियल किडनी, जिसे हम डायलाइज़र कहते हैं, उसके थ्रू रन करते हैं। वो किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करता है और ब्लड को हम वापस पेशेंट के शरीर में डाल देते हैं। ये प्रक्रिया जो है ये हमेशा किसी हॉस्पिटल या फिर डायलिसिस सेंटर में होती है। जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है वो है हीमोडायलिसिस हफ्ते में कम से कम 3 बार। एक सेशन जो होते हैं वो 4 घंटे की होती है, यानी 12 घंटे हफ्ते में ये ज़रूरी है। ये होता है हीमोडायलिसिस। एक दूसरे प्रकार का डायलिसिस है जिसे हम पेरिटोनियल या पेट से की जाने वाली डायलिसिस कहते हैं। इसमें हम पेट के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है, पेरिटोनियन मेम्ब्रेन, जिसको हम एक फ़िल्टर की तरह यूज़ करते हैं। इसमें ये जो डायलिसिस है ये पेशेंट अपने घर में खुद से ही करते हैं, लेकिन ये रोज़ करना होता है और कई बार करना होता है। इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट के पेट में एक कैथेटर के द्वारा पेरिटोनियल फ्लूइड या डायलिसिस फ्लूइड ये डालते हैं। वो कुछ घंटे के लिए पेट के अंदर रहते हैं, 4 से 6 घंटे के लिए। इस दौरान काफ़ी एक्सचेंजेस होते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू,
और जो भी टॉक्सिन्स है वो उस फ्लूइड में जमा होती है, जो कि 4 घंटे बाद हम लोग वो ड्रेन कर लेते हैं। ये प्रक्रिया दिन में 3 से 4 बार रिपीट की जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि पेशेंट्स को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता है, वो खुद से ही वो कर पाता है। उसकी डेली हॉस्पिटल जाने की वजह से जो वर्क लॉस ये सब होते हैं, ये सब से वो बच जाते हैं। बट इसके अपने डिसएडवांटेज भी हैं और हम अलग अलग पेशेंट को काउंसल करते हैं कि किसके लिए क्या सूटेबल है, हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस। फिर उनका ये कहना होता है कि क्या अगर हम डायलिसिस पे हैं तो हमारी दवाएं बंद हो जाएंगी, या अब हम खाना पीना बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है। हाँ, डायलिसिस बंद होने पे आपकी दवाओं में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट जैसे ब्लड प्रेशर की दवा, डायबिटीज़ की दवा या हीमोग्लोबिन बढ़ाने की कुछ दवाएं हैं, वो डायलिसिस के साथ साथ चलती रहती हैं और पेशेंट्स को अच्छी तरीके से अपना जो मेडिकेशन है उसको फॉलो करते रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसमें भी कुछ बदलाव होते हैं। जैसे कि पहले बिफोर डायलिसिस हम लो प्रोटीन डाइट एडवाइस करते हैं, जिसमें पेशेंट्स को 0.6 टू 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। जब पेशेंट डायलिसिस पे स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद जो उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है और उनका जो रिकमेंडेड प्रोटीन डाइट है वो बढ़ के 1.2 टू 1.4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है। मतलब उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से खा सकते हैं। इसके अलावा जब वो डायलिसिस पे चले आते हैं तो उनकी भूख बढ़ जाती है, वो ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो डायलिसिस से फ़ायदा होता है पेशेंट्स को। लेकिन हाँ, दवाएं साथ में कुछ ना कुछ चलती ही रहती हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का, वो है किडनी ट्रांसप्लांट, जिसके बारे में भी पेशेंट्स को कई तरह की आशंकाएं या मिथ्स रहती हैं। जैसे वो अक्सर पूछते हैं कि क्या मैं ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ, क्या ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा, कितने खर्च आते हैं, ये सब को लेके कई तरह के सवाल उनके मन में रहते हैं। तो जहाँ तक ट्रांसप्लांट की बात है, किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो है एक बेस्ट तरीका है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का, और हर वो पेशेंट जो एलिजिबल है किडनी ट्रांसप्लांट का, उसे डेफिनेटली किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में विचार करना चाहिए। ट्रांसप्लांट जो है 2 तरीके से होते हैं, एक है लिविंग डोनर और डिजीज डोनर। लिविंग डोनर जिसमें पेशेंट्स के रिलेटिव, उसमें भी कुछ स्पेसिफिक रिलेटिव्स ही अलाउड हैं, वो अपनी एक किडनी देते हैं और हम पेशेंट को ट्रांसप्लांट करते हैं। दूसरा है डिजीज्ड डोनर ट्रांसप्लांट, जिसमें कोई भी एक ब्रेन डेड पेशेंट, चाहे वो एक्सीडेंट या किसी भी सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की वजह से एक ब्रेन डेड पेशेंट्स की किडनी ली जाती है और उसे हम अपने पेशेंट्स में लगाते हैं। तो ट्रांसप्लांट जो है वो हम सबसे बेस्ट तरीका होता है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का, क्योंकि उसके बाद जो है पेशेंट्स के डायलिसिस बंद हो जाती है, कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस हट जाते हैं, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हट जाते हैं। हाँ, उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जैसे कुछ दवाएं होती हैं जो कि थ्रू आउट द लाइफ खानी होती हैं, इन्फेक्शंस को लेके कई तरह के बचाव करने होते हैं, बट स्टिल ट्रांसप्लांट जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का। जहाँ तक कॉस्ट की बात है तो आज के टाइम में ट्रांसप्लांट बहुत कॉस्टली भी नहीं रहा है। जितना एक पेशेंट्स को 1 या 2 साल की में डायलिसिस और दवाओं पर जितना खर्च होता है, उतने में वो पेशेंट ट्रांसप्लांट करा सकता है। उसके अलावा पेशेंट कई तरह से इस चिंता में रहते हैं कि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होता है। ये भी गलत है। आज के टाइम पे और करंट जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन है, इसमें ज़्यादातर ट्रांसप्लांट काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। हाँ, कुछ फेलियर्स होते हैं, बट ओवरऑल विथ टाइम ट्रांसप्लांट सक्सेस रेट काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो पेशेंट्स को इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए और डेफिनेटली ट्रांसप्लांट की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट्स इस बात से भी चिंतित रहते हैं कि अगर उनका कोई रिलेटिव किडनी डोनेट करता है तो क्या उनके रिलेटिव्स को फ्यूचर में जाकर किडनी फेलियर या उन्हें भी किसी प्रकार की समस्या हो सकती है कि नहीं। तो इस बारे में जो लिटरेचर ये कहता है कि मोस्टली ये बिल्कुल सेफ़ माना गया है किडनी ट्रांसप्लांट, और एक आम इंसान को अपने लाइफ में किडनी फेलियर होने की जितनी चांसेस है, एक किडनी डोनर को भी उससे उतनी ही चांस है, उससे ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा किडनी डोनर को कई तरीके से और लाभ होता है, चूँकि वो रेगुलर मेडिकल कांटेक्ट में रहते हैं, उनके रेगुलर टेस्ट की जाती है, वो हमेशा एक डॉक्टर के कांटेक्ट में रहते हैं, तो उन्हें अगर कुछ और भी प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर या कुछ होता है तो उसका अर्ली डिटेक्शन होता है और वो ज़्यादा बेटर हेल्थ स्पेस में रहते हैं। इसलिए एक किडनी डोनेट करना बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर माना गया है और ज़्यादातर रिलेटिव्स को आगे आना चाहिए, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट ही एक किडनी CKD स्टेज 5 पेशेंट्स के लिए सबसे बेहतर इलाज है, जिसके बाद वो एक लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी जी सकते हैं। इसलिए एक अब समय है कि हम ट्रांसप्लांट को और बढ़ावा दें, और हमारे स्टेट में खासकर डिजीज़ डोनर बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पे है, इसको भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा CKD की पेशेंट इससे लाभ ले सकें। अंत में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आप या आपके कोई रिलेटिव किडनी फेलियर
के शिकार हैं तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में रहें, उनके सलाहों पे सही तरीके से अमल करें, सही तरीके से मेडिकेशंस लें, सही समय पे डायलिसिस स्टार्ट कराएं और अगर आप एलिजिबल हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए तो डेफिनेटली किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोचें और किडनी ट्रांसप्लांट को अपनाएं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आप एक लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी जी पाएँ। धन्यवाद।